दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम पंजाब में सत्ता परिवर्तन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा 100 सुनार की तो एक लोहार की। बीजेपी ने पिछले 6 महीनों में 6 मुख्यमंत्री बदले, तो कांग्रेस ने भी एक बदल दिया। लेकिन इससे साबित हो गया कि राजनीति का नकली और असली चाणक्य कौन है और नहले पर दहला किसे कहते हैं। बीजेपी ने अपने परिवर्तन की शुरुआत उत्तराखंड से की। वहां पर सबसे पहले 4.5 साल के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया। वो अपने विधायक तो दूर, मंत्रियों तक से विचार विमर्श नहीं करते थे। 4 धाम मंदिरों का उन्होंने बोर्ड बनाकर संघ और साधी संतों को नाराज कर दिया था। अचानक उन्होंने रातों रात एक नया जिला बना दिया और अपने चुनाव क्षेत्र को उसका मुख्यालय बना दिया। इससे बीजेपी को लगा कि इस आदमी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, और ये बात आगे चलकर साबित भी हो गई जब उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस भी एक प्राणी है, इसको मिटाने की कोशिश की जाती है तो वो भेष बदल कर सामने आ जाता है। इसका मतलब वो ये कहना चाहते थे कि उसे परेशान न किया जाए, उसे अब मिटाने की कोशिश न की जाए। अब भला बीजेपी ऐसे पागल के सहारे अगला चुनाव कैसे जीत सकती थी, इसलिए उसने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा दिया। इसके बाद संघ के प्रचारक तीरथ सिंह रावत आए, यानी संघ के पूर्व प्रचारक। उन्होंने आते ही सबसे पहले जीन पत्तून पर कमेंट करके खूब बदनामी मोल ली। इसके बाद गंगा जल को कोरोना का उपाय बता दिया और आगे चल के खुद कोरोना से प्रभावित होकर क्वारंटाइन हो गए। उन्होंने कुंभ मेले का जोर शोर से आयोजन किया और दुनिया भर में खूब बदनामी कमाई। उनके ऊपर कोरोना टेस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा तो उन्हें चलता कर दिया गया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी आए हैं जो कुछ बोलते ही नहीं। अब ऐसा आदमी जो कि बात ही नहीं करता, वो इलेक्शन कैसे जीतेगा ये तो समय ही बताएगा। इसके बाद आसाम में सर्बानंद सोनोवाल को हटाया गया। सर्बानंद सोनोवाल ने 5 साल सरकार चलाई और इलेक्शन में कामयाबी भी दिलाई। फिर भी उन्हें हटा दिया गया क्योंकि कांग्रेस से आने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा ने भाजपा को हाईकमान को डरा दिया था। दबाव इतना बढ़ गया कि बेचारे सर्बानंद सोनोवाल को बिला वजह हटाना पड़ा और शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करती, यानी बीजेपी जो है वो शर्मा को नहीं बनाती, तो वो पार्टी छोड़ देते और बीजेपी को न केवल आसाम में सत्ता गंवानी पड़ती बल्कि पूर्वी राज्यों में उसका जो है वो हवा उखड़ जाती। तो इसलिए मजबूरन ये किया गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को सर्बानंद सोनोवाल की जगह चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इसके बाद दक्षिण में कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा की बारी आई तो उनको भी ठिकाने लगा दिया गया। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो 78 साल के हो गए थे, लेकिन सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, पुराना आरोप, जिसकी वजह से उनको एक मर्तबा मुख्यमंत्री पद छोड़ना भी पड़ा था। माइनिंग माफिया से उनके संबंध जग जाहिर थे। परिवारवाद के चलते वो अपने सांसद बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और दरमियान में उन्होंने ये भी किया कि एक दलित परिवार के साथ खाना खाने से इनकार कर दिया और उससे भी उनके ऊपर मुकदमा आ गया। लॉकडाउन के दरमियान जब सरकार ने स्पेशल ट्रेनें शुरू की ताकि मजदूर अपने घरों को जा सके, तो बिल्डरों ने उनके साथ एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ये मजदूर चले जाएंगे तो हमारा काम रुक जाएगा। तो उन्होंने ये किया कि सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी और जो मजदूर बेचारे अपने रिजर्व टिकट लेकर स्टेशन पे आए थे उनको जो है पुलिस से मार भगाया। इस तरह के काम जो है वो येदियुरप्पा करते रहे। तो आखिर बीजेपी ने तंग आके उनसे पीछा छुड़ा लिया और वो खुद रोते हुए सत्ता छोड़ के चले गए। येदियुरप्पा की जगह पूर्व जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के विरोधी SR बोम्मई के सुपुत्र बसवराज बोम्मई को लाया गया, यानी संघ के बजाय जनता परिवार का आदमी आ गया। उनके बाद गुजरात में अमित शाह के चहीते विजय रूपाणी की बारी आई। विजय रूपाणी को कोरोना के नियंत्रण में नाकामी के कारण हटाया गया। उनकी जगह पहली बार विधायक बनने वाले भूपेंद्र पटेल को लाया गया।
और उसके बाद सारे पुराने विधायकों में जो है वो बगावत के तेवर पैदा हो गए और जिस दिन शपथ ग्रहण होना था उसको एक दिन आगे बढ़ाना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा। एक दिन बाद फिर दोबारा अमित शाह जी वहाँ पहुँचे। पहले तो वो जो है वो इस्तीफ़ा लेने के लिए गए थे, उसके बाद दोबारा जो है वो शपथ ग्रहण में पहुँचे और बिल्कुल नई टीम को ले आए, यानी 24 के 24 जो है वो नए मंत्री ले आए। इससे एक तरह से बीजेपी ने ये स्वीकार कर लिया कि न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरा मंत्रिमंडल ही नाकारा था। और उसके बाद रूपानी ने एक अजीबोगरीब बात कह दी। उन्होंने जो है वो आज तक से कहा कि मैं सीएम था, सीएम हूँ और सीएम रहूँगा। वो भी बेचारा चकरा गया जो उनसे इंटरव्यू ले रहा था कि यह आदमी जो आप जो है वो इस्तीफ़ा दे चुका है वो कैसे सीएम था और हूँ और रहेगा। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, सीएम का मतलब हमारे नज़दीक ये होता है कि कॉमन मैन। मैं पहले भी कॉमन मैन था और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। असल में उनको ये नहीं पता कि कॉमन मैन जो है वो कोई शपथ ग्रहण नहीं करता और ना इस्तीफ़ा देता है, वो तो मज़े से ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन या तो वो खुद बेवकूफ़ हैं या वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। इसके बाद कांग्रेस ने भी पंजाब में अपना सीएम बदला। उसके भी अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण ये कि अमरिंदर सिंह 79 साल के हो चुके थे, यानी वो तो येदियुरप्पा से भी 1 साल बड़े थे। उन्होंने पिछले इलेक्शन में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, जैसा कि नीतीश कुमार ने भी कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, किसी तरह मुझको जिता दो। तो उनको चाहिए था कि अगले चुनाव से पहले वो खुद ही हट जाते और जो है किसी को अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा आदमी को जो है वो मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन कुर्सी का लोभ ऐसा होता है कि वो इंसान से छूटता नहीं है, यानी फेविकोल की तरह इंसान कुर्सी से जो है वो चिपक जाता है। उन्होंने दूसरे भी जो वादे किए थे किसानों से, बिजली का, पानी का, वो पूरा नहीं कर सके, ड्रग माफिया को कंट्रोल नहीं कर सके। तो कांग्रेस ने ये महसूस किया कि अब अगला इलेक्शन इनके साथ जाना खतरे से खाली नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी उनसे ये कहा, ये तो नहीं कहा कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, लेकिन ये कहा कि अगर आपने अपने वादे पूरे नहीं किए तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकूंगा, यानी आपके लिए काम नहीं कर सकूंगा। और पंजाब में भी ये हालत हुई कि 77 में से 41 विधायक उनके खिलाफ हो गए। अब ये बहुत बड़ी तादाद थी। इससे पहले भी उन्होंने जाकर के दिल्ली में जो है अपनी शिकायत की थी और जब के पर्यवेक्षक को भेजा गया तो उसके सामने भी यही सूरत हाल थी। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन उन पर कोई भ्रष्टाचार का या परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। अमरिंदर सिंह ने जाते जाते नवजोत सिंह सिद्धू पर इमरान खान से दोस्ती का संगीन आरोप लगाया और इसके बाद ये प्रश्न निर्माण हो गया कि क्या कांग्रेस अमरिंदर के बगैर फिर से सत्ता में आ सकेगी। लेकिन कांग्रेस ने एक दलित चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बाजी उलट दी। चरणजीत सिंह चन्नी पढ़े लिखे आदमी है, उन्होंने MBA किया हुआ है, उनको राजनीति का बड़ा लंबा तजर्बा है। 2007 में, 2012 में और उसके बाद 2017 में, यानी आप ये समझ लें कि 15 साल से वो जो है वो विधायक हैं, 15 साल का उनको तजर्बा है। 2015 से 2016 तक वो पंजाब की विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी भी अदा कर चुके हैं। चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत अहम बात है। बीजेपी जो है आए दिन ये बात कहती रहती है कि हम जो है वो दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, इलेक्शन से पहले ये बात कहती है कि हम जो है वो पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो अपना वादा भूल जाती है और वही अगड़ों में से किसी को बना देती है। लेकिन कांग्रेस ने पंजाब में आज़ादी के बाद पहली मर्तबा एक दलित को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। पंजाब में एवरेज 32% दलित हैं, तो ये 32% यानी तकरीबन 1/3 तादाद कोई मामूली नहीं है। 54 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें दलितों की संख्या 30% से ज़्यादा है और 45 विधानसभा क्षेत्रों में 20 से 30% के बीच में दलित रहते हैं। अब आप ये सोचें कि उस दलित बिरादरी को, जिसके अंदर से पिछले 70 साल में कोई सीएम नहीं बना, जब एक सीएम उनके दरमियान से बन गया तो उनकी खुशी और उनके इत्मीनान का
क्या आलम होगा। और इस तरह से आप ये देखें कि कांग्रेस ने तो गोया विधानसभा इलेक्शन से पहले ही जो है ये चुनाव जीत लिया। इसे कहते हैं चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।